रियल नंबर में देखिए हम रियल नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम इक्वलिट डिवीजन लामा थ्योरम पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या होती है उसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे की क्लासों में इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है वो हम आगे की क्लासों में देखेंगे। जो आपकी कल और परसों क्लास होंगी उनमें ये सब चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को। अब यदि आपको याद होगा, कुछ बच्चों में से आपने किसी ने कल की क्लास अटेंड की होगी, तो कल की क्लास में मैंने आपके लिए दो होमवर्क दिए थे, दो क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। पहला क्वेश्चन तो आपका ये था कि एन आर्मी कंटेनमेंट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं आप लोगों के लिए दिख जाए इसलिए, ठीक है। तो एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 600 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. Then what is the maximum number of column in which they can march? कल की क्लास में थोड़ा टाइम कम पड़ गया था तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और दिया था, उसमें मैंने कहा था कि भाई मैं 616 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि मैंने बोला था 308 और 32 का मैंने एचसीएफ पूछा था, ठीक है। तो बहुत से लड़कों ने सही आंसर भी दिया था इसका, बहुत से स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था, बहुत से स्टूडेंट का आंसर 4 था और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपका इस तरह से, आपने फिल्मों में देखा होगा, मूवियों में देखा होगा कि आर्मी की एक परेड होती है, एक सुबह के टाइम होती है, एक शाम के टाइम होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो आपके जो जवान होते हैं, जो आपके सेना के जो मेंबर्स होते हैं वो तो आपके पीछे खड़े होते हैं और कुछ आपके मैन मेंबर होते हैं वो कुछ आगे खड़े होते हैं, ठीक है। तो 32 मेंबर्स तो क्या है आपके मैन मेंबर हैं और 606 ये क्या है आपके जवान है, ठीक है, फौजी हैं ये आपके आर्मी के, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 32 और 606 को ऐसे पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करना है कि जो कॉलम में जो मेंबर्स की जो नंबर हैं वो सेम रहें, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमारी कितनी होंगी, ठीक है, जिसमें वो मार्च कर सके, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, यदि आपको इस तरह से पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, जो आपको नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, एक दे रखा है 616 और एक दे रखा है 32। हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से इनका एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ इनका कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, वो है हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम का यूज करके हम दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 नंबर्स में देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो 616 और 32 में हमारा नंबर कौन सा बड़ा है, हमारा नंबर बड़ा है 616, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 616, 32 हमें ये निकालना है। अब इसमें 616 क्या है आपका बड़ा है 32 से, ठीक है। 616 जो है वो 32 से बड़ा है। अब जो नंबर आपका बड़ा होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं और जो छोटा होता है उसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने ए ले लिया 616 को और बी ले लिया 32 को, ठीक है। तो इसके बाद देखिए ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 616 इक्वल टू 32। क्या होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम होती है हमारी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये मैं पहले की क्लासों में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, यदि आपको नहीं आता है तो प्लीज़ उस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। ये मैं पिछली क्लासों में डिस्क्राइब कर चुका हूँ इसके बारे में। यहाँ पर जो हमारा आर होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी 0 से लेके बी के बीच में, इन बिटवीन द 0 एंड बी, यानी कि 0 के तो क्या होती है इक्वल होती है आर की वैल्यू और बी से क्या होती है ये लेस देन होती है, ठीक है। 4 यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें 616 में 32 का डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लॉन्ग डिवीजन जो हमारी एल्गोरिथम होती थी, जो हमने 9th क्लास तक पढ़ी है, उसका यूज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं डिवाइडेंट। क्या होती थी हमारी थ्योरम होती थी हमारी डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस में रिमाइंडर ही होती थी। तो यहाँ पर तो हम लेते हैं डिवाइडेंट और यहाँ पर लेते थे हम डिवाइजर क्या है यहाँ पर 32 है, ठीक है। अब देखिए 32 1 जा 32, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, सॉरी 29 आ जाएगा। अब 29 फिर यहाँ पे 6 ले लेंगे। अब 32 इंटू 9 करके देखिए, 32 इंटू 9 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 8,
9 इंटू 3 27 और 1 28, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 8। तो क्यू की वैल्यू तो क्या हो गई, 19 हो गई और रिमाइंडर 8। देन उसके बाद मैंने बताया था कि यदि आप इस तरह से एल्गोरिथम लगाओ और यदि आपका फर्स्ट स्टेप में r इक्वल टू 0 नहीं आए तो आपको क्या करना है, अब आपको इस थ्योरम को फिर से अप्लाई करना है, इस एल्गोरिथम को फिर से अप्लाई करना है। अब एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए हमें 2 नंबर चाहिए, वो 2 नंबर हमारे क्या होंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप होगी, उस सेकंड स्टेप में जो हमारा a होगा यानी कि बड़ा नंबर होगा वो तो हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और जो छोटा नंबर होगा यानी b जो होगा वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो हम 32 को तो हम डिवाइडेंट बना देंगे और 8 को हम डिवाइडेंट बना देंगे। अब देखिए 8 4 जा क्या होता है, 32 होता है, तो 4 टाइम्स पूरा डिवाइड चला गया, प्लस में क्या आ गया, रिमाइंडर 0। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 हो गया। देन मैंने वहाँ पे बताया था कि जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो रहा हो उस स्टेप के रेस्पेक्ट में जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका 2 नंबर्स का एचसीएफ होगा, ठीक है। तो डिवाइजर ये आपका एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे क्या है, डिवाइजर 8 है, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स क्या हो गया, 8 हो गया। अब वहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी, क्या चीज नहीं बताई थी, कि जो आपकी एवरी स्टेप में जो नंबर आते हैं ना उन सब का एचसीएफ आपका बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यदि आप बात करो एचसीएफ ऑफ 616, 32 की, तो बराबर होता है आपका एचसीएफ ऑफ सेकंड नंबर के जो हमारे सेकंड स्टेप के जो हमारे नंबर्स थे, क्या नंबर है, 32 और 8। तो 32 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो उसके बराबर ही होगा, और ये हमारा किसके इक्वल आया, 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे तो आप उसका आंसर कैसे दोगे। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा 660 मेंबर वाले कितने नंबर बनेंगे एक कॉलम में, ठीक है। एक कॉलम में कितने मेंबर होंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 616 में आप 8 का डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू 5 क्या, 8 इंटू 7, 8 7 जा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आपके पास 5 बच गया, 56 हो गया, तो 8 7 जा 56, ठीक है। तो आपके पास 77 मेंबर क्या आ गए, एक कॉलम में आ गए, यानी कि जो आपके आर्मी के जवान थे उनको एक कॉलम में कितने होने चाहिए, 77 मेंबर होने चाहिए। अब 32 मेंबर्स भी एक परेड में, तो इसका मतलब देखिए अब हमें क्या करना होगा, 32 डिवाइड बाई 8 करना होगा, तो ये कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। तो इसका मतलब एक कॉलम में 4 क्या होने चाहिए, आपके जो स्पेशल मेंबर है वो होने चाहिए, यानी कि 4 मेंबर पहले आपके स्पेशल वाले होंगे, उसके बाद में फिर आपके 30 कितने हैं, 77 आपके आर्मी के जवान होंगे, ठीक है, इस टाइप में होंगे। तो एक पूरी रो में कितने होंगे, एक पूरी कॉलम में कुल कितने जवान होंगे, कुल कितने मेंबर होंगे, 77 प्लस में 4 यानी कि 81। एक पूरी कॉलम में 81 आपके मेंबर हो गए, ठीक है, 81 आपके पूरे मेंबर हो गए, ओके। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था आपका लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, एचसीएफ और एचसीएफ निकालने का आपका लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किए थे, एक दो क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया भी कराए थे, कुछ क्वेश्चन वो आए हुए भी थे प्रीवियस ईयर वाले। तो यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उसके क्वेश्चन इस टाइप के कि जो आपके 100% आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चन को जरूर देखें, खुद से भी सॉल्व करें। यदि सॉल्व नहीं होता है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं कि सर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, ठीक है, वहीं पर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज की क्लास में उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपने अपने बचपन में यानी कि अर्लियर क्लासों में आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि कोई आप एक नंबर लेते थे, लेट अस से आप 60 लेते थे, ठीक है। अब देखिए इस नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखते थे। कैसे लिखते थे, देखिए आप सबसे पहले देखते थे कि 60 में 2 का डिवाइड होता है तो इसको आप लिखते थे 2, ठीक है। उसके बाद देखते थे कि 60 में जब आपने 2 का डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या बच जाता था, 30 बच जाता था। उसके बाद देखिए 30 में आप फिर से 2 का डिवाइड करते थे तो इंटू 2 लिख देते थे। अब 2 के बाद में यहाँ पे क्या बच जाता था, 15 बच जाता था। 15 में क्या 2 का डिवाइड नहीं जाता था। फिर देखते थे कि 3 का डिवाइड जाता है नहीं जाता। 3 के डिवाइडेशन का रूल क्या था कि जो सम ऑफ नंबर है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 + 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्या हमारा 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा तो हम इंटू 3 लिखते थे। उसके बाद जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 तो अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसको हम इंटू 5 लिखते थे, ठीक है। इस टाइप में आपने देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 2 टाइम्स आया, बट कुछ नंबर हमारे ऐसे भी हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल 50 ले लीजिए, नहीं मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 35 ले लेता हूँ, ठीक है।
तो 35 को देखिए हम क्या लिखते थे, 5 × 7 लिखते थे। तो यहाँ पे देखिए एक ही बार प्राइम नंबर आया, तो इस तरह से हम नंबर्स को लिखते थे। और ये नंबर हमारे क्या नंबर होते थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, पहली क्लास में, कि यदि कोई नंबर को यदि किसी नंबर में किसी उस नंबर और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके देखिए फैक्टर में क्या है, 2 3 5 आ रहा है, यानी कि इनमें 2 का भी डिवाइड जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है। सेकंड नंबर में भी 5 और 7 का भी जा रहा है, 1 और 35 के अलावा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर जो है उसको मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसी को हमने थ्योरम बना दिया, इसको हमने थ्योरम बना दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिससे हम बोलने लगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर या फैक्टराइज्ड एट ए प्राइम नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, और इसको हम बोलने लग गए, इसको हमने देखिए यहाँ पे जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। 2 3 5 ही हैं, कोई और नंबर नहीं है, यूनिक प्राइम नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 60 में प्राइम नंबर 11 ले आऊंगा, फिक्स यूनिक है, 2 3 5 है। अब 60 में 2 3 5 ही रहेंगे, कोई और दूसरे प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो ये क्या है, यूनिक नंबर है। अब देखिए आपने एक चीज देखी होगी, चाहे मैं इसको 2 × 2 × 3 × 5 लिखूं, चाहे 2 × 2 × 5 × 3 लिखूं, बात तो सेम होती थी, वैल्यू तो इसकी 60 आती थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर हमारा चेंज हो सकता है, ऑर्डर हमारा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है कि एवरी कंपोजिट नंबर जो होता है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक यूनिक होता है, यानी कि जिसमें जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, यूनिक होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स होकर, यानी कि चाहे वो 2 पहले आए चाहे 2 बाद में आए, ये हमारा निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, चाहे 2 पहले आए चाहे बाद में आए, ये हमारा सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, चाहे 2 पहले आए, चाहे 5 पहले आए, चाहे 7 पहले आए, कुछ भी पहले आए, परंतु हमारे प्राइम नंबर जो होंगे वो फिक्स होंगे कि 60 में हमारे 2 3 और 5 ही प्राइम नंबर होंगे, 35 में मेरे 5 और 7 ही प्राइम नंबर होंगे, 2 और 3 प्राइम नंबर नहीं होंगे 35 में। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं, परंतु ऑर्डर क्या होता है, यूनिक नहीं होता, ऑर्डर तो उनका फिक्स नहीं होता। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, दूसरा नाम होता है हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं यूनिक, क्योंकि इसमें जो आपके फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलते हैं। मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा, यदि मैं बात कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, तो मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा AFT। ठीक है, AFT बोलूंगा इसको मैं शॉर्ट में, मैं इसको बोलूंगा AFT। और यदि मैं बात करूंगा यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम की, तो मैं बोलूंगा UFT। ठीक है, तो AFT और UFT दोनों आपके सेम ही थ्योरम है। क्या थ्योरम है, थ्योरम आपकी ये है कि किसी भी हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम और एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे कि लेटर से मैंने फैक्टर लिख दिए, प्राइम फैक्टर लिख दिए 2 3 5। ठीक है, अब देखिए एक बार तो मैं डायरेक्टली 2 3 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लो मैं एक P नंबर ले रहा हूं जो क्या है 2 × 3 × 5 है, यानी कि क्या हो गया 5 × 3 15, 15 × 3 30 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं एक दूसरा कंपोजिट नंबर ले रहा हूं, वो क्या है, उसमें देखिए जो मेरे प्राइम नंबर है वो 1 से ज़्यादा बार आए, फॉर एग्जाम्पल 1 से मोर टाइम, जैसे कि 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, इस टाइप का कोई एक कंपोजिट नंबर है। अब ये क्या हो गया, ये देखिए 5 × 3 15 × 3 30, 15 × 3 क्या हो गया 45, × 3 क्या हो गया 135, × 2 क्या हो जाएगा 270, × 2 540। इसको हम देखिए ऐसे देख सकते हैं 2 × 2 4, 3 × 3 × 3 क्या हो गया 27, × 5 4 × 27, 27 1 जा 27, 22 जा 2 जा 54 और 23 जा 81 एंड 24 जा 108। अब 108 × 5 क्या हो जाएगा, 108 × 5 हो जाएगा 540। ठीक है, तो ये 540 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और इसको हमने देखिए प्राइम के फैक्टर के रूप में लिख सकता है। इसका मतलब हम किसी भी नंबर को, लेटर से मैंने A नंबर ले लिया, उसको मैं प्राइम के फैक्टर के रूप में लिख सकता हूँ। लेटर से मैं उसको P1 × P2 × P3 × P4 इस तरह से डॉट 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 Pn तक लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, या नहीं मैं इसको लिख सकता हूँ P1 की पावर n इंटू में P2 की पावर n इंटू में P3 की पावर n इंटू P4 की पावर n, इस टाइप में लिख सकता हूँ। ठीक है,
इस टाइप में मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे जो देखिए इनको मैं n1 n2 n3 लिख देता हूँ, बिकॉज पावर क्या हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है, 2 to the power 2 है, 3 to the power 3 है और 5 to the power 1 है ना। ऊपर वाले में 2 to the power 1 है, 3 to the power 1 है और 5 to the power 1 है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपोजिट नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया ना, आगे चलें अब, ठीक है। आगे चलें अब इस चीज़ पर, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, किसी भी नंबर को मैं इस तरह से लिख पा रहा था, किसी भी प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, है ना। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिक क्या था, पावर 1 थी, तो मैंने नीचे क्या कर दिया, पावर n1 n2 n3 कर दी। लेटर से मुझे नहीं पता कि पावर क्या है, जैसे कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो इस तरह से ये हमारा कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है, मेथड होता है। तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस 325 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मुझे क्या करना है, मुझे 325 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको चेक करना है 2। सबसे पहले हम देखिए प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनमें 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर का डिवाइडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, ये सब क्या हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 3825 में किसका डिवाइड जाता है। तो देखिए 2 से देखते हैं। 2 से डिवाइड का हमारा रूल क्या होता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। बट देखिए हमारी लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब इसके प्राइम फैक्टर में 2 नहीं आएगा। इसके प्राइम फैक्टर में 2 नहीं आएगा, इसका तो मतलब 4 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 नहीं आएगा। अब 2 नहीं आएगा तो फिर किस पे जाते हैं, प्राइम फैक्टर 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो अब चेक करते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में 3 है या नहीं है, इसके फैक्टर में 3 है या नहीं है प्राइम। तो 3 का रूल क्या था, 3 का रूल था कि सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजुअल होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट देखते हैं। तो 3 + 8 क्या हो जाएगा, 11, 11 + 2 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 + 5 का हो जाएगा 18, और 18 में हमारा 3 का डिवाइड जाता है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर में 3 होगा, 3 हमारा एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड जाता है। अब 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या बच रहा है। अब 3 से डिवाइड करने के बाद देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, उसके बाद में 8 आया, तो 3 × 2 = 6, ठीक है, 3 × 2 = 6। उसके बाद क्या बच गया, 2 बच गया, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया, 2 और फिर आ गया 2, तो क्या हो गया 22। अब 22 में हमने 3 का डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ जाएगा। अब आ गया आपके पास में 7, ठीक है। अब 7 आ गया तो आपके पास रिमाइंडर अब क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 और 5 क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 में फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1275, ठीक है। ये आपके पास आ गया 1275, ओके, 1275 आ गया आपके पास में। अब देखिए 1275 यहाँ पे आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, 1275 के फैक्टर करने होंगे। तो 1275 में देखते हैं। अब देखिए फिर से चेक करते हैं, 1275 में 2 का डिवाइड तो होगा ही नहीं, 2 को तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1275 में क्या 3 का डिवाइड और जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ डिजिट देखेंगे। तो 5 + 7 12, प्लस में 2 14 + 1 15, 15 में भी 3 का डिवाइड जाता है। इसका मतलब इसका फैक्टर 3 भी होगा अभी भी, और तो 3 का फिर अब फैक्टर आ जाएगा। अब फिर से इसका 3 में डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया। उसके बाद 7 आ गया तो 3 2 जा 6 हो गया, फिर 1 15, तो 3 5 जा 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 425। अब फिर से चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर से सम ऑफ डिजिट करते हैं तो क्या हो गया, 5 + 2 7 + 4 क्या हो गया, 11 हो गया। अब 11 में हमारा 3 का डिवाइड नहीं जाता, तो इसका मतलब इसका 3 ऑफ फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, इतना ही फैक्टर होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, 3 के बाद क्या आता है हमारा 5 आता है। अब देखेंगे कि क्या इसका 5 फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। अब ये चेक करेंगे। अब देखिए 5 का रूल क्या होता था, 5 का रूल होता था कि लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 होनी चाहिए। यदि लास्ट डिजिट हमारी 0 या 5 है तो हमारा 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 है या 5 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट है हमारी 5, यानी कि 5 से डिवाइड होगा ये चीज़, है ना। तो 5 से ये चीज़ डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 5 8 जा क्या हो जाएगा
42 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, 2 यानी कि 25 और 5 जा 25, ठीक है। तो 85 आ गया। अब 85 में फिर से 5 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17। अब वी नो दैट 17 क्या होता है, आपके प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे 17 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बना, ये आपकी इस ट्री बनी। ये देखिए ट्री नहीं है ये, यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा ट्री है, ये ट्री है। उसके बाद में ये इसकी क्या क्या लिख ली, 2 ब्रांच लिख ली, एक ब्रांच 3 लिख ली, एक ब्रांच आपकी लिख ली 1275। उसके बाद में इस ब्रांच की 2 आपकी सब ब्रांच निकल गई, ठीक है। ये आपकी 2 सब ब्रांच होगी। अब फिर इसके बाद में इस सब ब्रांच की एक और सब ब्रांच निकल गई, फिर उसके बाद में इस सब ब्रांच की यहाँ पर ये सब ब्रांच निकल गई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ट्री नहीं लग रहा आपको, ट्री है ये आप तरह का, है ना। आपने ट्री को देखा होगा, ये एक तरह का ट्री होता है, और इसको हम मैथ में बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री, इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। कोई काम की चीज नहीं है, केवल मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के लिए आपको बता रहा हूं कि इसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है। कोई पेपर में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि फैक्टर ट्री क्या होता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसका मतलब मैं देखिए 325 को क्या लिख सकता हूं, 325 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, एक तो देखिए 3 लिख सकता हूं, तो 3 इंटू, उसके बाद देखिए फिर से एक और 3 है तो फिर से 3 लिख दूंगा। उसके बाद देखिए 5 है तो मैं इंटू 5 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से 5 है तो 5 लिख दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 17 है, तो मैं इसको इक्वल इंटू 17 लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये मेरे प्राइम फैक्टर के रूप में कंपोजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइम नंबर है, उनका क्या है, प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू में 17, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है एग्जाम में, ठीक है। इस तरह जो भी मैंने स्टेप बताई है 1 बाय 1 स्टेप इस तरह से सॉल्व करके आना है। तो आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने देखा कि किस किस से डिवाइड जा रहा है। जो ये सब चीजें तो आप पिछली क्लासों में कर चुके हो, ठीक है। ये सब चीजें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी कि किस में किसका डिवाइड जाता है, ठीक है। 2 का डिवाइडेशन रूल आपको पता है, 3 का डिवाइडेशन रूल आपको पता है, 5 का पता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। कुछ बच्चों को क्या है, प्राइम नंबर याद नहीं रहते, तो मैं इनको प्राइम नंबर बता देता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर में स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर बता देता हूँ। तो देखिए स्टार्टिंग के जो आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है 2 से आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 2 से आपके प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं। पहला होता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है आपका 5, उसके बाद आता है 7, ठीक है। उसके बाद 7 आता है, देन उसके बाद आता है आपका 11, उसके बाद आता है आपका 13, ठीक है। उसके बाद आता है 17, उसके बाद आता है 19, उसके बाद आता है 23, उसके बाद आता है 29, उसके बाद आता है 31। तो इस तरह से देखिए 2 4 6 8 10 11 ये मैंने क्या लिख दिए, प्राइम नंबर लिख दिए। आपको यहीं तक जरूरत पड़ने वाली है 10 और 11 तक। उसके बाद में भी आपको होते हैं, जैसे कि 31 के बाद क्या होता है, 37 होता है, फिर 43 होता है, इस टाइप में होते जाते हैं, ठीक है। 41 भी होता है, ओके। तो ये सब आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबको समझ में आ गया ना? यदि सबको समझ में आ गया तो मुझे थंब इंप्रेशन करिए, जल्दी से मुझे सब ओके लिख के बताइए कि सबको समझ में आ गया, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। सभी मुझे ओके लिख के बताइए। तो सभी बच्चे ओके लिख रहे हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए जो हमने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा, उसकी हेल्प से कैसे हम टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं वो चीज़ सीखते हैं। ये चीज़ आप प्रीवियस क्लास में कर भी चुके हो। जैसे कि मान लो आपके पास 2 नंबर दिए जाते थे, जैसे कि लेटर से मैं ये 2 नंबर ले लेता हूँ, मैंने ले लिया, मान लो नंबर ले लिया मैंने 332 और 54, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप में लिखते थे। देन उसके बाद आप देखते थे कि इनमें 2 का डिवाइड जा रहा है नहीं जा रहा दोनों नंबर में, तो 2 का जाता था तो आप यहाँ पे 2 लिख देते थे। उसके बाद देखते थे कि 2 का डिवाइड करते थे दोनों में, तो यहाँ पे आ जाता था आपका 1, 2 में 3 का डिवाइड किया तो 1 बच गया 13, तो 2 6 या 12, 1 6 तो 6 आ गया। अब उसके बाद में 2 में आपने 54 का डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखते थे कि आपका देखिए अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देखिए आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा आप दोनों नंबर्स, तो इसके बाद आपका क्या लेते थे 3 चेक करते थे कि 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए 6 और 6 12 प्लस 1 13, यानी कि 166 आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 5 नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में क्या है 6 है। 7 पे चेक करते तो 7 इंटू 2 क्या होता है 14 होता है। यहाँ पे क्या बच गया 2 26 में 7 का डिवाइड नहीं होता तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। 7 के बाद क्या आता है 11, अब 11 1 जा 11, क्या बच गया 5 56, 11 5 जा 55, तो इसमें भी 11 का डिवाइड नहीं जा रहा। 13 पे चेक करते हैं 13 1 जा 13, उसके बाद देखिए क्या बच जाएगा आपके पास में, उसके बाद बच जाएगा आपके पास में 3 यानी कि 36 हो गया। 13 1 जा 30, 32 जा 26, 33 जा 39, तो 13 से भी नहीं हो रहा। 17 पे देखते हैं अब 17 9 जा क्या होता है 79 जा होता है आपका 153, ठीक है। तो 17 से भी नहीं हो रहा, 18 से भी नहीं हो रहा, सॉरी 18 तो होता ही नहीं है। 19 से देखते हैं 90 से नहीं हो रहा, 27 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए अब हम देखते हैं अलग अलग सेपरेट करके। अब 166 में देखिए 2 का डिवाइड जा रहा है, ठीक है। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 83 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 83 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास हो गया 27, ठीक है, ओके। अब देखिए 83 में फिर देखिए किसका डिवाइड जा रहा है। 83 में देखिए 11 तक 17 तक नहीं जा रहा है ना, 7 का जा रहा है नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, 13 का नहीं जा रहा। उसके बाद 17 पे गए 17 का भी नहीं जा रहा, 19 पर गए 19 का भी नहीं जा रहा, 23 पर गए 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, 23 3 जा 69, 23 4 जा 92, 23 का भी नहीं जा रहा। 29 देखते हैं 29 1 जा 29, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 29 का नहीं जा रहा। 31 चेक करते हैं 31 का भी नहीं जा रहा। 37 का चेक करते हैं उसका भी नहीं जा रहा। 41 का चेक करते हैं उसका भी नहीं जा रहा। उसके बाद देखिए 43 का जब आप चेक करोगे उसमें नहीं जा रहा। तो इस तरह से आप जब चेक करोगे तो आप लास्ट में देखोगे कि अब इसमें किसी का भी डिवाइड नहीं होगा, ओनली 83 का डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 83, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 83। अब यहाँ पे 83 आ गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 27। हम ये कब तक करते थे जब तक हमारे लास्ट स्टेप में दोनों नंबर्स का हमारा 1 1 नहीं आ जाता था। अब देखिए 27 में 3 का जाता है तो ये हो गया 1 और 9, फिर 3 का जाता है तो ये हो गया 1 और 3, और यहाँ पे 3 आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ गया 1 और 1। इस तरह से हम यहाँ पे रुक जाते थे। अब यहाँ पे देखते थे कि हमारा कॉमन कौन कौन सा मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखिए कॉमन एक तो 2 आया है, उसके बाद तो हमारा रुक ही गया था, इसके बाद तो हमारा किसी का डिवाइड हो ही नहीं रहा था कॉमन का। तो 2 क्या हो गया जो आपका कॉमन है ये आपका हो जाता था एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। एचसीएफ आपका हो जाता था 2, एचसीएफ इक्वल टू 2। और एलसीएम क्या आता था, एलसीएम के लिए हम इन सब का मल्टीप्लाई करते थे आपस में, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 83 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से करते थे, ठीक है। इस टाइप से हम करते थे, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाला करते थे। अब हम इसी एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। उन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं ना, यही एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मुझे बतानी है, क्या चीज़ बतानी है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी चीज़ होती है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है, जो हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए हों, यदि हमें उनका प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो होता है वो आपका इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम की। कई बार ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी बच्चे इसको बॉक्स में बंद करेंगे और इसके ऊपर स्टार मार्क करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो किसके इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है, ठीक है। कई बार प्रश्न आया, या फिर मैं कई बार इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि आपको 2 नंबर्स दे देता है और उसके बाद आपको एचसीएफ दे देता है, कह देता है कि इन 2 नंबर्स का एचसीएफ ये है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू होता है आपका एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक ये सभी लोग बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को, इस वाला जो हमने यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि ये प्रूफ करेक्ट है या नहीं है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में हमारा नंबर क्या थे, क्वेश्चन में हमारे नंबर थे 336 और 54, ठीक है। तो लेट अस से मैं ले लेता हूं सबसे पहले 336, ठीक है, 336। अब 336 को मैं इसके फैक्टर के रूप में लिखूंगा, सही है, ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखूंगा। अब 336 में 2 का डिवाइड जा रहा है सबसे पहले, तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बच जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फिर से। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको ऊपर वाला समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से उनको समझा देता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने ऐसी चीज देखी जिसमें मेरा दोनों नंबर्स में डिवाइड हो जाए, ऐसा मैंने नंबर ढूंढा कि जिससे मेरा दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले दोनों नंबर को डिवाइड करके देखा, तो देखिए दोनों नंबर्स मेरे 2 से डिवाइड हो रहे थे, तो मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखा। देन ये मेरे पास बन गया 166 और 27, ठीक है, 166 और 27 ये मेरा बन गया। उसके बाद मैं देख रहा था कि मेरा कोई एक और ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें 166 और 27 दोनों का डिवाइड चला जाए, दोनों उससे डिवाइड हो जाए उस नंबर से, ठीक है। तो मैंने उसको देखा, ओहो बच्चे कह रहे हैं कि ऊपर 336 लिखा हुआ है, आपने यहाँ 332 लिख दिया। कोई नहीं बेटा, मैंने यहाँ पे कोई दूसरा एग्जांपल ले लिया था, कोई नहीं है ना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। चलो 336 चेंज ही कर लेते हैं ना, इसको यदि मैं देखिए 6 कर देता तो देखिए यहाँ पे हमारे नेक्स्ट पूरे चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए अब सारे स्टेप हमारे चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज करने पर हमारे सारे स्टेप चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 336 में जब आप 2 का डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 168, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 27। अब देखिए इस केस में आपका 3 से भी डिवाइड हो रहा है। मैं क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको प्रोसीजर बताना चाह रहा था कि हमें किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि दोनों नंबर में हमारा किस नंबर का डिवाइड जा रहा है। सबसे पहले 2 से देखा हमने तो 2 का डिवाइड जा रहा था, अब उसके 2 का डिवाइड करने के बाद में हमारे पास नंबर ये आ गए। अब इन नंबर में चेक करेंगे कि दोनों नंबर में किस नंबर का डिवाइड जा रहा है। हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिस नंबर का इस दोनों नंबर में डिवाइड होता हो, ठीक है, जो इन दोनों नंबर को इक्वली डिवाइड कर, मतलब होली डिवाइड करता हो, प्योरली डिवाइड करता हो। तो अब हम चेक करेंगे, तो देखिए 168 में 2 का तो डिवाइड जा रहा है, परंतु 27 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, उसके बाद मैं 3 पे गया, तो देखिए 3 का डिविजिबल का नियम क्या बताया मैंने, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 + 6 14 + 1 15 हो गया। अब इस केस में देखिए 3 से डिविजिबल हो गया, पहले जो मैंने एग्जांपल ले रखा था उसमें 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये 3 से डिविजिबल हो गया, तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया 80, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 3 5 जा 15, 1 बच गया, और 1 और 8 18 हो गया, तो 3 6 जा 18, ठीक है, तो 56 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9। इसके बाद देखिए अब देखेंगे 56 और 9 में किस नंबर का डिवाइड जा रहा है। तो देखिए 3 का जा रहा है 56 में, नहीं जा रहा, ओके, 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 7 का बिल्कुल जा रहा है, 7 का 56 में जा रहा है परंतु 9 में नहीं जा रहा, बट 9 में नहीं जा रहा, 11 का तो 9 में जाएगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब और मेरा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका इन दोनों में डिवाइड चला जाए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम सेपरेट डिवाइड करेंगे। जैसे कि 56 में मैंने डिवाइड किया, 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मैं इसको 2 लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया 28 आ गया, 9 आ गया, फिर से मैंने 2 लिखा तो ये हो गया 14 आ गया, 9 आ गया, फिर से 2 से गया तो ये 7 आ गया, 9। अब उसके बाद में देखिए 7 से हो रहा है तो ये 1 और 9 आ गया। ये हम कब तक करते जाते हैं, ये हम तब तक करते जाते हैं तब तक हमारा लास्ट स्टेप में 1 1 नहीं आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 9 हो गया, तो देखिए अब 1 यहाँ पे आ गया, बट 9 को मुझे 1 बनाना है, तो अब देखिए 9 का फैक्टर 3 होता है, 3 का डिवाइड जाता है, तो यहाँ पे 1 और 3 हो गया, उसके बाद में 3 आ गया, ठीक है। तो 1 1 आ गया, लास्ट स्टेप में 1 1 आ गया, तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर आपके कॉमन थे, यानी कि जिन फैक्टर का आपका दोनों में डिवाइड हो रहा था दोनों नंबर में, वो हमारा एचसीएफ होगा। तो किस किस का हो रहा था, 2 और 3 का हो रहा था, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, अब इस केस में 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो देखिए यहाँ पर आपके जितने भी नंबर है इन सब का प्रोडक्ट, यानी कि 2 × 3 × 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3, ये जो इसकी वैल्यू होगी वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए कैलकुलेट करते हैं क्या होगी इसकी वैल्यू, 2 × 3 की क्या हो गया 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48, तो 48 इंटू में 3 × 3 9, 9 × 3
63, ठीक है। तो 48 इंटू 63 जो आप करोगे, जो आपका नंबर आएगा वो आपके क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ और एलसीएम होता था, ये आप 8वीं और 9वीं क्लास तक पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है। ये चीज आपको बहुत बड़ी तरह से याद रखनी है, बार बार मैं ये चीज बता रहा हूँ बिकॉज इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 मार्क का, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। अब मैंने ऊपर जो नंबर लिए थे वो मैं देखिए यहाँ पे फिर से ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसके हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर हमने जो हम पहले यूज कर रहे थे मेथड उसकी हेल्प से सॉल्व किया था। अब मैं नीचे भी आपको चेक करके बता रहा हूँ कि जो हमने ऊपर सॉल्व किया उसका आंसर और नीचे जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ दोनों आंसर सेम है, ठीक है। 336 के पहले फैक्टर देखते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 13, तो यहाँ 6 हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, 16 हो गया, तो यहाँ 8 आ गया। उसके बाद देखिए फिर से इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर से 2 से गया तो ये क्या आ गया, 21 आ गया। अब देखिए इसमें 21 में 2 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। 3 और 7 क्या आपके प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए 336 को क्या लिख सकते हैं, 336 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसी तरह से मैं देखिए सेकंड नंबर मेरा क्या है, 54, तो 54 को भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। 54 को मैंने लिखा तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 में पहली बार डिवाइड जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 में 2 का डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 9। 3 का डिवाइड जाएगा 27 में, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर से 3 आ गया, यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। तो इस तरह से मैं 54 को क्या लिख सकता हूँ, 54 को मैं लिख सकता हूँ 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, ओके। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों के यदि दोनों में कॉमन हमें प्राइम फैक्टर देखने, दोनों में प्राइम फैक्टर हमारे क्या क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 2। और देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए 3 कॉमन, यहाँ पे भी 3 कॉमन, तो इंटू 3। और कुछ कॉमन है दोनों में, और कुछ हमारा दोनों में कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, एचसीएफ 6 हो गया, ठीक है। एलसीएम पे बात करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारे कॉमन आए उनको तो हम एक साथ लिख देते हैं। अब इस कॉमन के बाद में जो हमारे नंबर बच गए उनको लिख देते हैं। तो देखिए लेटर से यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। सेकेंड नंबर में क्या बच गया, 3 इंटू 3। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करोगे देन आप चेक करना कि वो जो मल्टीप्लाई है वो आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि 336 इंटू 54 के इक्वल आए। इसको मैं एक थोड़ा एग्जांपल के द्वारा समझा देता हूँ, छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। लेटर से मैंने ले लिए 4 और 6, ठीक है। अब आपको पता है 4 और 6 का एचसीएफ क्या होता है, 4 और 6 का एचसीएफ होता है 2, और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है इसका 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 होता है। अब 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा आपके पास में 24, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या हो गया, 24। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देखिए 4 इंटू 6 क्या होगा, 24, तो ये किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बाय द यूजिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए ये अब क्वेश्चन मैंने ले रखा 3 नंबर का। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो जल्दी से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का क्या होगा, 6 का होगा 2 इंटू 3, सभी बच्चों को ये चीज पता है। 6 का क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है। 72 का क्या होगा, अब देखिए ट्राई करिए कि इसको ट्री के रूप में नहीं लिख के लाइन के फॉर्म में लेकर जल्दी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 72 में सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। मन में सोचिए 72 में 2 का डिवाइड गया, क्या बच गया, 36 बच गया। 36 में फिर से 2 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 18 बच गया। 18 में फिर से 2 का डिवाइड जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब क्या बच गया, 9 बच गया। 9 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 लिख दिया, इंटू में 3, तो ये क्या हो गया 72। अब चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से इनका मल्टीप्लाई करके दोगे, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18 इंटू 3 2 18 इंटू 2 क्या हो गया 36 इंटू 2 क्या हो गया 72, आ गया ना 72। दैट मीन्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब आपने जो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नंबर ले लेते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास 120 में देखिए सबसे पहले 2 का डिवाइड जा रहा है। उसके बाद देखिए 2 के डिवाइड के बाद में किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का
2 के बाद में क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 में फिर से 2 का डिवाइड जाएगा, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 में फिर से 2 का डिवाइड जाएगा, ठीक है, फिर 15 आ जाएगा, 15 में 2 का डिवाइड नहीं जाएगा बट 3 का जाएगा तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 बच गया, तो 5 तो एक प्राइम नंबर है ही है। तो इस तरह से 120 के भी ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मैंने डेफिनेशन क्या बताई कि जो कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा तीनों नंबर्स का। तो देखिए एक तो 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो एक तो 2 हो गया, उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 भी है, और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 6। एलसीएम पे बात करते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एचसीएफ को लिखेंगे यानी 2 × 3 को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम नंबर्स में क्या बच गया प्राइम फैक्टर। पहले वाले नंबर में कोई प्राइम फैक्टर बच गए, नहीं बचे। इस तरह से गोला बना लेना आपको, पेपर में भी है ना, एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह से, जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको इस तरह से गोला बना लेना है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है आपको पता लगता है कि आपने कौन कौन से नंबर ले लिए, ठीक है। अब 72 में देखिए कौन कौन से फैक्टर रह गए, 2 × 2 × 3 रह गए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब 2 × 2 × 3 लिख दोगे। देन उसके बाद देखिए अब आपका 2 भी ले लिया, यहाँ पे आपने 2 भी ले लिया और 3 भी ले लिया, अब क्या बच गया, ओनली 5 बच गया, तो 5 ले लिया। अब इनका आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि ये क्या हो गया, 2 × 3 6, × 2 12, × 2 क्या हो गया 24, × में 15, ठीक है। 24 × 15 क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 360। 360 क्या आ गया आपके पास में, एलसीएम आ गया, एचसीएफ क्या आ गया 6। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से, पीएफएम मेथड की हेल्प से आप 2 या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो आएगा आपका 6⁻n या आ सकता है आपका 4⁻n। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैसे करना होता है, देखिए हमें नंबर क्या दिया, हमें नंबर दिया है 6⁻n, तो लेट अस से हमने ले लिया नंबर 6⁻n। अब देखिए 6 है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, इस तरह से लिख सकता हूँ। 6 के और कुछ फैक्टर होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 × 3, ठीक है। तो ये लिखा है 2 × 3⁻n, यानी कि अब देखिए आपने 9th क्लास में पावर वाला एक रूल पढ़ा होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻n × में 3⁻n, ठीक है। बट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में से बोला गया है कि जो ये नंबर है 6⁻n, ये हमारा कहाँ पे फिनिश होना चाहिए, डिजिट 0 पे फिनिश होना चाहिए, एंड होना चाहिए डिजिट 0 पे। अब देखिए लास्ट में हमारी 0 कब आ सकती है, लास्ट में 0 हमारी तभी आ सकती है जब हमारा उस नंबर का जो प्राइम फैक्टर है, उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर है उसमें हमारा 2 और 5 हो। 2 और 5 हमारे जरूर होने चाहिए। जब हमारे 2 और 5 होंगे तभी हमारी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी। दोनों नंबर होने चाहिए, एक नंबर से भी सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। 2 और 5 दोनों नंबर होने चाहिए, तभी हमारी लास्ट डिजिट 0 आएगी। यहाँ पे देखिए 2 तो है परंतु 5 नहीं है, दैट मीन्स यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है 6⁻n के फॉर्म में जिसकी लास्ट डिजिट जो हो वो 0 हो, ठीक है। तो ये आपको लिखने दें। यहाँ पे देखिए 6⁻n की जगह यदि 4⁻n लिखा होता तो आप क्या करते, 4⁻n को सबसे पहले 4 के आप प्राइम फैक्टर लिखते तो वो क्या हो जाते, 2 × 2 हो जाते। देन उसके बाद आपको लिखते इसको 2⁻2 इंटू में, सॉरी 2⁻1 इंटू 2⁻1 टू द होल पावर n, तो इसको लिख देते 2⁻n इंटू में 2⁻n। और यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या है, 2 है ओनली, 5 नहीं है। 5 नहीं है तो इसका मतलब लास्ट डिजिट 0 पे एंड नहीं होगी, तो इसकी भी लास्ट डिजिट 0 पे एंड नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको बता भी सकते हो n = 1 2 3 रख के, कि यहाँ पर हम यदि हम n = 1 रखें तो हमारा नंबर क्या होगा 6 लास्ट डिजिट है, 0 पे एंड नहीं हो रही। जब हम n = 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6⁻2 यानी कि 36 हो जाएगा। अब भी लास्ट डिजिट क्या है 6 है। उसके बाद जब आप 6⁻3 करोगे तो वो क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, उसमें भी लास्ट डिजिट क्या है 6 है। इसका मतलब 6⁻n की लास्ट डिजिट हमारे साथ क्या होने वाली है 6 ही होने वाली है। ऑलवेज लास्ट डिजिट क्या होगी 6 ही होगी, वो कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थे आपके क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन थे, ये थे आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन कराया था, जो आपका था किससे रिलेटेड था, वो था आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड। तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, इसको हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हमने एचसीएफ निकालना सीख लिया। तो कल के लिए मेरा एक टेस्ट आपकी तरफ मेरी तरफ से ये है कि आप सब सोच के बताइए कि कौन सा मेथड मोस्ट सुटेबल है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ज़्यादा इजी है या फिर मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला जो मेथड है वो इजी है। सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा मेथड आपको बिल्कुल इजी लगा। कल की वीडियो में मैं सबसे पहले इसी के बारे में बात करूंगा। मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक स्कूल है जहां पर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी है। मान लो जैसे कि आपकी स्कूल होते हैं, नॉर्मल स्कूल होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनका एक सेक्शन ए बना देते हैं और एक जो थोड़े वीक होते हैं उनका सेक्शन बी बना देते हैं। बिकॉज इंटेलिजेंट स्टूडेंट को वो थोड़ा फास्टली पढ़ा सकते हैं, परंतु वीकली वालों को उनको एवरी चीज़ें समझानी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो 2 सेक्शन बनाते हैं। इसी तरह से 2 सेक्शन बना रखे हैं क्लास 10th में, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, ठीक है। अब सेक्शन ए में क्या है, 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आपको डिटरमाइन करना है द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लासेस लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। हमें क्या बतानी है? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बतानी है, ठीक है, जो कि वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जहां पे मिनिमम आ जाए तुरंत आप समझ जाओ वहां पे क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। या पहले क्लासों में पढ़ चुके हो, ये चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, मैं फिर भी बता रहा हूं आप सभी लोगों के लिए कि जहां पर मिनिमम वर्ड आ जाए वहां पे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और जहां पर मैक्सिमम आ जाए वहां पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होती है अर्लियर क्लासों में, फिर भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसलिए। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली 32 और 36 का एचसीएफ निकालना है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइएगा, 32 और 36 का हमारा एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए 32 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 32 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 का डिवाइड जाता है, क्या बच जाएगा 16, क्या हो जाएगा फिर 2, क्या हो जाएगा उसके बाद में 8, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्या हो गया 4, फिर 2, फिर 2 टू द पावर 5 आ गया। उसी तरह 36 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन जो फैक्टर होंगे, कॉमन फैक्टर देखिए एक तो 2 है, उसके अलावा देखिए एक और 2 है, और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। एक बुक में क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक है। 4 बुक्स हम सेक्शन ए सेक्शन बी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यदि मुझे इसका एलसीएम निकालना होता तो एलसीएम क्या हो जाता है, एलसीएम इक्वल टू हो जाता है आपके पास में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये हो जाता है 32 इंटू में 9, यानी ये हो जाता है आपके पास में 288, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, 4 मार्क वाला क्वेश्चन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, जो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड जो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन होगा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो कल की क्लास सभी बच्चों को जरूर अटेंड करनी है, वो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कई बार वो पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए भी एक हिंट है, आप सोच क्या हो कि वो कौन सा क्वेश्चन है। और मैंने एक चीज और आपको बताई होमवर्क के तौर पर कि आपको क्या करना है, आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा मेथड आपको सबसे बढ़िया लगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वाला मेथड आपको इजी लगा या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला मेथड इजी लगा, ठीक है। तो आई थिंक आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आप सभी लोगों को बहुत बड़ी तरह से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे जरूर देते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। आप कहेंगे तो मैं कुछ और मोर क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकता हूं, ठीक है। सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलता रहे डेली क्लास का। अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्लासरूम के प्रत्येक फ्रेंड्स को बताइए, सबकी हेल्प करिए, सबको एक साथ बनाइए। ऐसा मत करिए कि आपको कोई चीज़ मिल रही है न्यू चीज़ तो अपने फ्रेंड को नहीं बता, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने सभी फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, जो भी आपके आसपास रहते हैं। कोरोना का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा घूमना भी नहीं है आप सभी लोगों को, घर में बैठकर ही हम लोगों को पढ़ाई करनी है और इस बार का बोर्ड हमें फोड़ना है। 95+ हम अच्छे से अचीव करेंगे। मैथ में मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, ओके बाय।